हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ देख चुके हैं, है ना। सेकेंड लॉ में काफी कुछ पॉइंट देखे थे। आज इसको थोड़ा रिकैप कर लेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करना है। क्या देखे न्यूटन सेकेंड लॉ में? व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? दैट इज अ लॉ दैट न्यूटन टोल्ड फॉर द सेकेंड टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट लॉ के बाद जो बोले वो सेकेंड लॉ, ऐसा नहीं है। क्या था? फर्स्ट लॉ में बात चल रहा था एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। सेकेंड लॉ में बात चला अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या हुआ। When an external unbalanced force acts on a body, it undergoes change in momentum। ध्यान रहे, it undergoes acceleration नहीं लिखा है, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। It undergoes change in momentum in direction of force। That means delta P, the change in momentum and external force are in same direction। Quickly recap कर रहे हैं। Point number 2 था rate of change in momentum। Rate of change in momentum is equal to magnitude of force। मतलब चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, कितना समय में। अगर dp हो गया चेंज इन मोमेंटम और उतना चेंज इन मोमेंटम होने के लिए टाइम लगा dt, तो आप कहोगे dp बाई dt इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। तीसरा क्या था? व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए टाइम t। व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए टाइम t, the change in momentum is given by delta p, that is final momentum minus initial momentum। How you find? Force into time। कैसे? Because force is change in momentum by time, rate of change in momentum। तो change in momentum क्या हो गया? Force into time। तो change in momentum का जो यूनिट था kg मीटर पर सेकेंड, उसको हम न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? Momentum of a body depends on mass and velocity, but change in momentum is independent of mass and velocity। कोई बॉडी का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा वो उसका मास या वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप बोलोगे सर चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम में, फाइनल मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम आल्सो डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। नो नो, विल सी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है। ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पॉइंट्स को मैं इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट कर रहा हूँ, यू विल नॉट गेट देम इन योर बुक्स, बट न्यूमेरिकल में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या था। आगे आगे क्वेश्चन में देंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो ये कोई एक ब्लॉक है, चलो कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका मास है 5 kg और ये किसी एक फ्लोर पे चल रहा था। क्या स्पीड में? सपोज हम कहेंगे कि u स्पीड में चल रहा था और इसे u स्पीड में चल रहा था। मैं 5 kg की जगह इसका वैल्यू को m kg ले लूंगा। मास इज m, मास ऑफ द ब्लॉक इज m। तो आपको समझने में आसान होगा। ये u स्पीड में जा रहा था, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। कितना फोर्स? F फोर्स लगाया। F नॉट इज द फोर्स अप्लाइड। कितने समय के लिए? t सेकेंड के लिए लगाया। t सेकेंड के लिए लगाया तो ये ब्लॉक आगे भागने लगेगा और द ब्लॉक विल एक्सीलरेट। कुछ t सेकेंड के बाद ये ब्लॉक आके यहाँ पे पहुंचेगा और कुछ वेलोसिटी v में चलने लगेगा। तो ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि चेंज इन मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। m mass was moving with a speed u, a force F0 acts on it for t seconds। ये t सेकेंड में ये ब्लॉक भागा आगे और उसका वेलोसिटी बन गया v। मास तो m ही था, हमें पता करना है चेंज इन मोमेंटम। चलिए कोशिश करते हैं पता करने के लिए चेंज इन मोमेंटम इसका क्या होगा। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल देता हूं। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो u है, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। अच्छा, तो t सेकेंड के बाद जो v माइनस u होता है वो तो a इंटू टी होता है कि नहीं? v इज इक्वल टू यू प्लस at और v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी। अगर दोनों तरफ में m मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो गया mv माइनस mu। व्हाट इज दैट? ma इंटू टी। व्हाट इज ma? ma इज f into t and what is mv minus mu? The final momentum minus initial momentum, that is change in momentum। देखो m का वैल्यू 2 kg हो 10 kg हो, u का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो 20 मीटर पर सेकेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंज इन मोमेंटम इज कितना फोर्स आया, कितना समय के लिए आया। फोर्स एंड टाइम डिसाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड?
चलिए मैं देखता हूं कि आपको कितना समझ में आया। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक ब्लॉक है, से ये 5 kg का ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है और वो ब्लॉक कितनी के है, ये 2 kg का ब्लॉक है। दोनों किसी एक स्मूथ फ्लोर पे रखे हुए हैं, ये एक स्मूथ फ्लोर पे रखे हुए हैं। अब ये दोनों ब्लॉक को हम दूर खींचे और छोड़ दिए, दोनों भागने लगे। इसको खींचे इधर, इसको खींचे इधर, छोड़ दिए तो स्प्रिंग खींच के दोनों को लाया। t सेकंड के बाद किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ होगा, 2 kg का कि 5 kg का? मान लो कि 10 सेकंड के बाद चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि ऑसिलेट कर रहे होंगे, खींच के छोड़ देंगे तो चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा हुआ? शुरू में क्या था, दोनों का 0 है ना, फाइनली दोनों ऑसिलेट करते करते 10 सेकंड बाद कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा हुआ? सोचेंगे तो देखेंगे पूरा 10 सेकंड में हर वक्त हर समय इसके ऊपर जैसा फोर्स था, इसके ऊपर वैसा ही फोर्स था, स्प्रिंग दोनों के ऊपर बराबर फोर्स दे रहा था, बराबर 10 सेकंड के लिए दिया तो दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आया, बराबर टाइम के लिए आया। दे विल अंडरगो बराबर चेंज इन मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन इसके ऊपर फोर्स इधर को आया, इसके ऊपर फोर्स इधर को आया, इसका चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा, इसका चेंज इन मोमेंटम उल्टा डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। समझ में आया? बिकॉज सेम फोर्स एक्ट्स फॉर सेम टाइम, सो दे अंडरगो सेम चेंज इन मोमेंटम। है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, in a force versus time diagram the area under the diagram represents change in momentum। अगर कोई पार्टिकल के ऊपर आता हुआ फोर्स समय के साथ बदल रहा है, देखो ये फोर्स कभी ज्यादा था, घट के 0 हो गया, कभी नेगेटिव हो गया। t1 समय तक ये फोर्स पॉजिटिव था, t1 से t2 समय तक फोर्स वाज नेगेटिव, इट वाज चेंजिंग विद टाइम। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया रिप्रेजेंटिंग हियर? क्या लिखा है? इन फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम the area under the diagram represents change in momentum। कैसे हुआ? अगर हम कहेंगे ये फोर्स है और ये मान लो टाइम डायग्राम है, किसी बॉडी के ऊपर आता हुआ फोर्स ऐसे बदल रहा है। अगर मैं जानना चाहता हूँ व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, देन आई गो फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ dt सेकेंड्स। व्हाट डज दिस स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट? f into dt, but what is f? f is dp by dt, so f into dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? a small change in momentum, so this small area gives you a small change in momentum। ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ये सारे छोटे छोटे एरिया को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगा। दैट मीन्स each small change in momentum altogether gives you the total change in momentum। So area under the force versus time diagram represents change in momentum, represents change in momentum। अच्छा, तो पॉजिटिव एरिया रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन मोमेंटम, नेगेटिव एरिया इंडिकेट्स डिक्रीज इन मोमेंटम। अगर हमको पूछा जाएगा इन दिस केस फाइंड, और एग्जांपल में लिखेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम in t2 seconds इज इक्वल टू क्या होगा? कुछ पॉजिटिव एरिया है, कुछ नेगेटिव एरिया है। पॉजिटिव एरिया है, मान लो कि ये a1 है और ये नेगेटिव एरिया a2 है, तो हम क्या कहेंगे? मोमेंटम बढ़ गया बाई a1, घट गया बाई a2। पॉजिटिव एरिया गिव्स यू इंक्रीज इन मोमेंटम एंड नेगेटिव एरिया गिव्स यू डिक्रीज इन मोमेंटम। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? मोमेंटम बढ़ गया a1, घट गया a2, तो टोटल कितना बढ़ गया? a1 माइनस a2। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। आप लोग ये सर करते रहो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, we know that the force is rate of change in momentum from the beginning of the law we have written F is equal to dp by dt। you know change in momentum can be because of 3 reasons, चेंज इन मास और चेंज इन वेलोसिटी। कोई बॉडी का मास बदल रहा है, सर मास कैसे बदल सकता है? बदल सकता है। सपोज हम कहेंगे कोई वाटर टैंक मूव कर रहा है और उसका पीछे से लीकेज है, पानी लीक कर रहा है, तो मास चेंज हो रहा है, मास ही चेंजिंग है ना। या फिर हो सकता है कि कोई मैग्नेट को
आप किसी डस्टी फ्लोर पे खींचते हुए ले रहे हो और उसके साथ आयरन डस्ट चिपकते हुए जा रहे हैं, मतलब मास ऑफ द मैग्नेट इज इंक्रीजिंग। मास इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। या फिर किसी एक रस्सी कहाँ पर रखा हुआ था, रस्सी को पकड़ के आप खींचने लगे, तो जो बैठा हुआ है रस्सी वो तो बैठा हुआ रहा, जो मूव कर रहा है रस्सी उसका मास बढ़ते जा रहा है। तो मास ऑफ ए बॉडी ऑल्सो कैन चेंज। तो मेरी बात ये था कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का डेरिवेटिव। Change in momentum may be because of change in mass. It can be also because of change in velocity. Change in velocity कैसे? Because of change in speed और because of change in direction. Velocity कैसे बदल सकता है? अगर उसका स्पीड बदलेगा तभी बदलेगा और इसका डायरेक्शन बदलेगा तभी बदलेगा। तो मोमेंटम चेंज होने की 3 रीजन हो सकते हैं, या तो स्पीड बदल रहा है, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है, या फिर मास बदल रहा है। समझ में आ रहा है? अगर स्पीड बदल नहीं रहा है, खाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा देर में डील करने वाले हैं सर्कुलर मोशन चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल हम लोग देख रहे हैं मास बदल रहा है या फिर वेलोसिटी बदल रहा है। अगर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंजिंग, तो डेरिवेटिव करते वक्त हम कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं। बाहर ले आए तो हो गया mdv/dt which is mass into acceleration। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन कब? ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट, v इज चेंजिंग। ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं बताया, कोई मैग्नेट को आप कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच रहे हो और उसके साथ आयरन डस्ट चिपकते हुए जा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट मास इज चेंजिंग। इन दैट केस आल्सो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। तो आप क्या कहोगे? इफ v इज कांस्टेंट, m इज चेंजिंग, तो v को आप बाहर ले आओ, v बाहर ले आए तो हो गया dm/dt। So F is equal to ma और v dm/dt। there are 2 different formulae। इसलिए न्यूटन्स लॉ में ये नहीं कहा गया है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा, कहा गया है मोमेंटम पक्का बदलेगा। एक्सीलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। When v is constant, m is changing, the force is v dm/dt। ये dm/dt चीज क्या है? चेंज इन मास पर यूनिट टाइम, so that is called rate of change in moving mass। जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन जैसा छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, आगे ड्यूरिंग एनी कोलिजन बिटवीन 2 बॉडीज, जब 2 बॉडी आपस में टकराते हैं, ये कोई एक मास है इधर आ रहा था, ये कोई एक दूसरा मास है इधर आ रहा था, मासेस आर डिफरेंट, एक कैपिटल एम है स्मॉल एम, दोनों टकराए। जैसे दोनों टकराएंगे ड्यूरिंग दिस कोलिजन क्या होगा? कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स देगा? बड़ा मास छोटे मास के ऊपर ज्यादा फोर्स देगा कि छोटा मास बड़ा मास के ऊपर ज्यादा फोर्स देगा? फॉर एवरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बताया था ना, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, दे विल गिव इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन टू ईच अदर। अच्छा, दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स देंगे। कौन ज्यादा समय के लिए देगा? तब तक देंगे जब तक कांटेक्ट में है, मतलब बोथ एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन टू ईच अदर फॉर इक्वल टाइम। ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फॉर सेम टाइम, मतलब इसका भी चेंज इन मोमेंटम होगा कितना? फोर्स इनटू टाइम। इसका चेंज इन मोमेंटम होगा फोर्स इनटू टाइम, लेकिन इसका फोर्स इधर को है तो इसका फोर्स इधर को है। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। During any collision between 2 different bodies, they exert equal and opposite force, equal and opposite force on each other for equal time. So they undergo equal and opposite change in momentum. क्या ये बात सबको हजम हुआ? Is it understood? Yes. आगे बढ़ते हैं ना। जो आप लोग अभी समझे उसको थोड़ा प्रैक्टिकली रियलाइज करने की कोशिश करेंगे थ्रू सर्टेन न्यूमेरिकल्स। आप लोग ध्यान से देखो, आंसर भी बोलते रहो बीच बीच में, मैं आपके आंसर को लेते हुए सारा आंसर बना रहा हूं। ओके क्या दिया है? ए बॉल ऑफ मास 2 kg वाज थ्रोन वर्टिकली अप। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोई बॉल है 2 kg का, उसको ऊपर फेंका गया, 2 kg का बॉल वर्टिकली ऊपर फेंका गया, कितना स्पीड में? 40 मीटर पर सेकंड में। अच्छा, तो क्या होगा? जाएगा ऊपर फिर आएगा नीचे। ये था कंप्लीट मोशन। When it is at highest point, जब बॉल आके यहाँ पर पहुंचा है, जब बॉल आके यहाँ पर पहुंचा है, आपको सोल्यूशन बताना है। When it is at highest point, आप क्या कहोगे? What is
when at highest point, इसका वेलोसिटी कितना है कोई बताएगा? व्हाट इज द वेलोसिटी? 0। तो व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज 0। पूछा है व्हाट इज इट्स मोमेंटम। कितना सिंपल है, बेवकूफ सोच रखा है क्या हमको? नहीं, ऐसा कुछ तो आता है, ठीक है ना। हाइट पॉइंट में मोमेंटम क्या होता है? 0। पूछा है ये जो 0 है क्या 0 रहेगा कि बदल जाएगा? हाँ चलो, 0 तो नहीं रहेगा, बदल जाएगा। पहले भी 0 नहीं था, ऊपर जा रहा था, बाद में 0 नहीं था, नीचे आ रहा था, मतलब मोमेंटरली 0 है लेकिन बदल रहा है। ठीक है, बदल रहा है तो कितने जल्दी बदल रहा है? सेकंड बिट में क्या पूछा है? एट व्हाट रेट इट्स मोमेंटम इज चेंजिंग, एट व्हाट रेट इट्स मोमेंटम इज चेंजिंग। थोड़ा सा उल्टा करके सेंटेंस को लिखो। एट व्हाट रेट मोमेंटम इज चेंजिंग इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम तो बदल रहा है लेकिन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, ऐसा करके पूछा गया है। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? दैट इज इक्वल टू बाय न्यूटन्स लॉ इट इज द फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द फोर्स। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में था, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में था, उसके ऊपर क्या फोर्स था? एक ही तो फोर्स था। क्या? उसका वेट, वेट कितना है? मास दिया है 2 kg, तो वेट होगा 2g। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? इट विल बी 2g और 20 न्यूटन। क्या आपको समझ में आया? हाईएस्ट पॉइंट में मोमेंटम 0 है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज ओनली 20 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू द फोर्स। क्या सबको ये चीज समझ में आया? यस सर। तो मैं अगर आपको ये समझ में आया तुरंत दूसरा क्वेश्चन दूंगा। कोई एक बॉल है 2 kg का, इसको 40 मीटर पर सेकंड में फेंका गया और कितना एंगल में फेंका गया? 60 डिग्री में। जो नहीं बताएगा मेरे से बहुत गाली खाएगा। सोचो जल्दी, 40 मीटर पर सेकंड में 60 डिग्री में फेंका गया। Obviously the ball goes like this and falls down. Let us repeat the same question. What is the momentum and change in momentum at the highest point? क्वेश्चन में क्या दिया है? Find momentum and rate of change in momentum at highest point. क्या कोई बताएगा? एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा है, ये बिट नंबर 1 था। दूसरा है एट व्हिच पोजीशन इट्स मोमेंटम इज मैक्सिमम, मोमेंटम इज मैक्सिमम। Bit number 3, at which position its momentum is changing. The changing very fast. कौन सा पोजीशन में मोमेंटम जल्दी बदल रहा है? कौन सा पोजीशन में मोमेंटम मैक्सिमम है? पूछा हाईएस्ट पोजीशन में मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है? क्या आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर सोच सकते हो? कोई एक बॉल को फेंका गया है 40 मीटर पर सेकंड में, बॉल का मास दिया गया है 2 kg है ना, बॉल का मास दिया गया है 2 kg। सो यू नो द क्वेश्चन। नाउ यू आर टू फाइंड आउट कि कौन सा पोजीशन में, हाईएस्ट पोजीशन में मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम कितना है। हाईएस्ट पोजीशन में मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी 0। हाईएस्ट पोजीशन में वेलोसिटी इज 20। यस, देखा कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो उनको याद है, u cos थीटा होता है। एट हाईएस्ट पोजीशन द मोमेंटम इज द वेलोसिटी इज u cos थीटा। हाईएस्ट पोजीशन में वेलोसिटी इज u cos थीटा। ठीक है, थोड़ा हम जगह बनाते हैं ताकि मैं आपको इसको बता सकूं ये चीज। ठीक, हाँ ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन में सॉल्यूशन देखें,
सॉल्यूशन देखें, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना है? इट इज u cos थीटा। कितना है? इट इज 40 cos 60, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो व्हाट इज द मोमेंटम एट हाईएस्ट पोजीशन? मोमेंटम एट हाईएस्ट पोजीशन, इसको थोड़ा छोटा करें, जगह ले रहा है ज्यादा। यस, तो व्हाट इज द मोमेंटम एट हाईएस्ट पोजीशन? यू विल से मोमेंटम एट t इज इक्वल टू कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? 20। मास कितना है? 2 kg। 2 इंटू 20 इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। देखो, चेंज इन मोमेंटम का भी यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होता है, मोमेंटम का भी यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होता है। इसके साथ साथ चेंज इन मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड भी होता है, लेकिन मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये मोमेंटम एट p इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। एंड क्या पूछा है? फाइंड मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कोई बताएगा? रेट ऑफ चेंज इन p रेट ऑफ चेंज इन p को जगह a लिख देते हैं। बहुत सारा p है, यू विल कंफ्यूज। बहुत सारा p है, यू विल कंफ्यूज। आई विल मेक इट a एट a। ठीक है, so rate of change in p at a rate of change in momentum कितना होगा? what is the rate of change in momentum? rate of change in, हाँ बोलिए, कितना? 20। ऑब्वियसली, अरे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता क्या है? फोर्स। पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब फोर्स। 2 kg का मास है तो फोर्स कितना होगा? 2g। so it is coming out to be 2g और 20 न्यूटन। समझ में आया? मोमेंटम कौन सा पोजीशन में मैक्सिमम है? जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां था? नीचे कि ऊपर? नीचे। ऊपर गया तो वेलोसिटी घटने लगा, मिनिमम हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम हुआ। इसका मतलब मोमेंटम इज मैक्सिमम नियर ग्राउंड। मोमेंटम इज मैक्सिमम नियर ग्राउंड। मोमेंटम इज मैक्सिमम नियर ग्राउंड। ग्राउंड के पास मोमेंटम मैक्सिमम है। पूछा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहां पे सबसे ज्यादा है? एट व्हिच पोजीशन मोमेंटम इज चेंजिंग एट द फास्टर रेट? सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना पड़ेगा। एट व्हिच पोजीशन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर? सोचो और बताओ। आप बता सकते हो सर? हाँ बोलो सर। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो हर जगह सेम है। यस, वही तो। देखो, बाकी लोग नहीं बता रहे। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है? फोर्स। फोर्स इसके ऊपर कहां पर ज्यादा है? अरे हर जगह बराबर है। एक बार इसको फेंक दिए रास्ते में, हर जगह फोर्स तो सेम था। यस, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एट एवरी पॉइंट। समझ में आया क्या? तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एट एवरी पॉइंट। थोड़ा मैं इसको लिखने के लिए जगह बनाता हूं, क्योंकि दूसरा पेज में जाएंगे तो यू विल अगेन कंफ्यूज। rate of change in momentum is same at every point। ये आ जाओ। यस, तो क्या मिल गया? मिला ये कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम एट एवरी पॉइंट, क्योंकि हर जगह बराबर फोर्स आ रहा है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is same at all positions। हर जगह रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आया? हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर पीछे चलेंगे। इज इट अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the momentum of a body at any time is given by t is equal to 4t square plus 80 kg meter per second। Find the force acting on it at t is equal to 2 seconds।
हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है कि मोमेंटम कितना दिया है, 4t² प्लस 8t kg मीटर पर सेकेंड। पूछा है फोर्स कैसे निकालते हैं भाई, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। लेट अस डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 4 इंटू 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 8, ये t है मतलब t टू द पावर 1 है, कैन बी रिटन एज 8 इंटू 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 8t प्लस 8 के, ये न्यूटन है ना। आप कहोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 8t प्लस 8 न्यूटन। लेकिन पूछा है फोर्स कब, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, फोर्स कितना हो गया, 8 इंटू 2 प्लस 8 कितना हुआ, 24 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? यस। अगला क्वेश्चन मैं देखो आपको लिखने के लिए समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग बाद में लिख लोगे, मुझे खत्म करना है बहुत सारा चीज। ए ब्लॉक ऑफ 2 kg was moving with 3 meter per second. Find the magnitude of force to be applied on it for 4 seconds so that it moves in opposite direction with 2 meter per second in a perpendicular direction with 4 meter per second. बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुराने मेडिकल एंट्रेंसेस की क्वेश्चन है। आजकल भी ऐसे आते होंगे, मैं ध्यान नहीं दिया हूं, आजकल तो पता नहीं चलता ऑनलाइन होने के कारण। अच्छा, क्या दिया है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये ब्लॉक ऑफ 2 kg वाज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड। किधर, किस डायरेक्शन में, कोई जानकारी नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ ले लेते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक था, ये मूव कर रहा था कितने में, 3 मीटर पर सेकेंड में। किस डायरेक्शन में, मान लो इधर को, सपोज इट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, चलो हम कहते हैं इनिशियल मोमेंटम इज ए वेक्टर, इट इज 3 इंटू 2 6 kg मीटर पर सेकेंड। पूछा है इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे 4 सेकेंड के लिए। द फोर्स टू बी अप्लाइड इज फॉर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के लिए फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, बीट नंबर 1 में पूछा है। क्या फोर्स लगाएंगे 4 सेकेंड के लिए कि ब्लॉक उल्टा डायरेक्शन में जाने लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड में, मतलब ये उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, मतलब मैं बीट नंबर 1 की बात कर रहा हूं। उल्टा डायरेक्शन में चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड में। क्या कोई स्मार्टी मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम, उल्टा चलेगा वो 2 मीटर पर सेकेंड में, क्या लिखेंगे, -4 kg मीटर पर सेकेंड। पूछा है कितना फोर्स चाहिए, अरे फोर्स तो सिंपल है, फोर्स क्या है, फोर्स इज फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। नहीं, फाइनल कितना था -4 इनिशियल कितना था 6 है ना। कितना टाइम लगा उसको, 4 सेकंड में ये सब हुआ, तो कितना हो गया ये 10/4 इज -2.5 न्यूटन। पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा 2.5 न्यूटन। सो यू हैव टू अप्लाई 2.5 न्यूटन फोर्स फॉर 4 सेकेंड्स। और अगर कोई पूछेगा किस डायरेक्शन में निकल के आया है, उल्टे डायरेक्शन में है कि नहीं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड इज 2.5 न्यूटन। देन इन 4 सेकेंड्स द पार्टिकल विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोग थोड़ा मेहनत करोगे और सेकेंड बिट का आंसर को रफ वर्क करके दोगे, ट्राई नाउ, यू कैन डू। सेकेंड बिट का आंसर को रफ वर्क करके दोगे या फिर मैं सॉल्व करूं। क्या दिया है, इनिशियल तो मूव कर रहा था इधर, फाइनली इट विल मूव इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निकालो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट फाइनली इट मूव्स इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकेंड। फिगर ड्रॉ कर दोगे तो काम बन जाएगा, फिगर ड्रॉ कर दोगे तो काम बन जाएगा। इनिशियली ब्लॉक कुछ ऐसे जा रहा था, फाइनली ब्लॉक कुछ ऐसे जा रहा था। बस ये 2 kg का ब्लॉक था, शुरू में जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड में, बाद में जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में। क्या आपको P1 और P2 मालूम है? अगर P1 और P2 मालूम है तो फोर्स निकालने का तरीका आपके सामने है, P2 - P1 बाय टाइम। यस, नाउ गेट मी द आंसर। मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स।
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा मुझे चाहिए। यू कैन डू इट नाउ। आप लोगों का आंसर 2.5 आया है। देखते हैं इनिशियल मोमेंटम 2 into 3 इट इज 6 I कैप। फाइनल मोमेंटम 2 into 4 उल्टा परपेंडिकुलर यस 8 J कैप। तो हो गया 8 J कैप माइनस 6 I कैप बाई 4 और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4 इज 10 बाई 4 इज 2.5 न्यूटन। देखा कितना आसान है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड 2.5 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया? Yes. आगे बढ़े। A block of 5 kg was moving with a momentum P1 is equal to this. A force this much Newton acts on it for 2 seconds. What will be final momentum? What will be final kinetic energy? Please do it for me. कुछ लोग पार्टली करेक्ट आंसर दिए हैं। दिया है इनिशियल मोमेंटम, दिया है आपको फाइनल मोमेंटम पूछा है। आप जानते हो कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो फाइनल मोमेंटम इज P1 प्लस फोर्स इनटू टाइम। P1 कितना दिया है 2I कैप प्लस 10J कैप। फोर्स कितना दिया है, फोर्स दिया है 3I कैप माइनस 2J कैप इनटू टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड्स। सिंप्लीफाई करें तो इट इज कमिंग 2, हियर इट इज कमिंग 6, इट इज 8I कैप प्लस ये 10J कैप माइनस 4 इज कमिंग आउट टू बी 6J कैप kg मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल था। अच्छा पूछा है काइनेटिक एनर्जी। अच्छी व्हाट इज द मोमेंटम मैग्नीट्यूड। फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m दैट इज 10 का स्क्वायर बाय 2 into m कितना था 5 kg। सो इज इट नॉट 10 जूल्स। समझ में आया क्या? यस सर। यस। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन में फंस जाते हो आप लोग। ये आपका कोई कसूर नहीं है। 1 साल ऑनलाइन क्लास घर में बैठ के हाल ये बना दिया। अगर आप सुधरोगे नहीं तो पूरा बर्बाद होने वाले हो। रीढ़ की हड्डी में एकदम दम नहीं रहेगा। और इसलिए थोड़ा अपने ऊपर कसरत करना शुरू करो। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a ball of mass 3 kg was moving horizontally with 8 meter per second. A ball of mass 3 kg moving horizontally with 8 meter per second strikes a wall normally and bounces back with 4 meter per second. If the ball remains in contact with wall for 0.5 second and find force exerted on wall. Force exerted on wall. ठीक है, क्या है क्वेश्चन दिया है कोई बॉल मास दे दिया कुछ 3 kg वाला बॉल है, ठीक है। गया कितना स्पीड में गया 8 मीटर पर सेकेंड में, फिर टकराया, टकराने के बाद वापस आया, क्या स्पीड में वापस आया 4 मीटर पर सेकेंड में। तो बोला कि बॉल वॉल के साथ कांटेक्ट में था कुछ समय के लिए। कितना समय के लिए 0.5 सेकेंड। तो बताओ ये वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा। वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा। चलिए सोचते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इट वाज 24 I kg मीटर पर सेकेंड, इधर जा रहा था। फाइनल मोमेंटम कितना था, इट वाज 4, मास तो वही है ना, टकराने से मास थोड़ी बदलेगा। इट इज 12 I kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उल्टा जा रहा था। चेंज इन मोमेंटम, हमें तो चाहिए फोर्स। ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ कितना समय में हुआ, जितना समय बॉल कांटेक्ट में रहा इसलिए हुआ। कितना समय में 0.5 सेकेंड्स। क्या हम इतने सारा जानकारी को लेके ये नहीं निकाल सकते कि व्हाट इज द फोर्स। क्या हम फोर्स नहीं निकाल सकते? यस, वी कैन फाइंड आउट द फोर्स ऑन बॉल। किसका चेंज इन मोमेंटम हुआ है, बॉल का कि वॉल का? बॉल का हुआ है। तो बॉल के ऊपर कितना फोर्स आया, फोर्स ऑन बॉल, बॉल के ऊपर फोर्स आया P2 - P1 बाई
टाइम, है कि नहीं? तो इट इज कमिंग आउट टू बी -12 -24 बाय टाइम कितना 0.5 इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी 7.2 न्यूटन -7.2 न्यूटन. Yes, this is the force on what? Force on ball. Why? Because we are considering the change in momentum of the ball. वाल तो अपनी जगह खंबा जैसे खड़ा है. अच्छा, तो फिर पूछा तो है कि वाल के ऊपर कितना फोर्स आएगा, बॉल के ऊपर क्या आ गया, समझ में आ गया. अब सोचो बॉल के ऊपर ये फोर्स दिया कौन? वाल ने दिया. एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो बॉल भी वाल के ऊपर उतना ही फोर्स दिया होगा. 72 होगा क्या? हाँ 72 होगा. तो फाइनल कंक्लूजन ये मिला, जितना फोर्स बॉल के ऊपर आ रहा है, ओके आई गॉट इट, जितना फोर्स बॉल के ऊपर आ रहा है उतना ही फोर्स वाल के ऊपर आ रहा है. आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A gun fires bullets each of mass 100 gram with speed 40 meter per second at a rate 120 bullets per minute. Find recoiling force on gun. आप जानते हो जब भी कोई गन फायर करता है वो पीछे की तरफ धक्का देता है कि नहीं देता है? कितना फोर्स में धक्का मारेगा अगर वो बुलेट फायर कर रहा है? सी द क्वेश्चन. हियर इज ए गन. ये गन अभी बुलेट फायर करने वाला है. क्या हर एक बुलेट का मास मान लो m है, वेलोसिटी v है. कैसे फायर कर रहा है? मशीन गन है. 120 बुलेट्स पर मिनट. ठीक है, 120 बुलेट्स पर मिनट. तो पूछा है जैसे ये बुलेट फायर करेगा दिख 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 पीछे की तरफ दुक 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 मारेगा तो कितना होगा वो फोर्स हमें पता करना है. चलिए देखते हैं. तो कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे पहले कि ये गन बुलेट के ऊपर कितना फोर्स दिया. गन बुलेट के ऊपर जितना फोर्स देगा बुलेट गन के ऊपर उतना ही फोर्स देगा. तो चलो देखते हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गन ऑन द बुलेट. गन बुलेट के ऊपर कितना फोर्स देगा जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स. तो हम कहेंगे जैसे एक बुलेट फायर हुआ द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी फॉर वन बुलेट. एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? पहले वो बुलेट उसके अंदर रेस्ट में था, निकला तो v वेलोसिटी में mv. अच्छा, डेल्टा p फॉर n बुलेट्स. डेल्टा p फॉर n बुलेट्स कितना होगा? अगर वो n बुलेट्स फायर कर दिया, n नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर, n बुलेट्स अगर फायर किया तो सारे का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? एक का mv हुआ तो n बुलेट्स का mv हुआ. अच्छा, यहाँ पर m क्या दिया है? m दिया है कितना? m दिया है 100 ग्राम को kg में कन्वर्ट करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.1 kg. अच्छा, v कितना दिया है? v दिया है इट इज 40 मीटर पर सेकेंड. ये ऑलरेडी m केस में है 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इट इज 40 मीटर पर सेकेंड. n क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर, दैट इज 120 बुलेट्स पर मिनट, है ना. तो ये जो nmv हुआ है इसका अगर वैल्यू निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स कितना हो गया? nmv. कितना समय में हुआ है? जितना समय में n तो बुलेट फायर किया. कितना समय में n तो बुलेट फायर किया? 1 मिनट में. अच्छा, तो क्या टाइम लगा है? टाइम लगा है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स. चलिए हम निकालते हैं फोर्स ऑन बुलेट्स. लॉजिक समझ लेना. फोर्स ऑन बुलेट्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स nmv बाय टाइम, है ना. ये हो गया. n इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर मिनट. कितना है? 120. m इज 0.1, है ना. और v इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड t इज 60 सेकेंड. ये 60 सेकेंड कहां से आया? समझ में आ रहा है क्या? Where from the 60 second is coming? It is given that the bullet is firing, the gun is firing 120 bullets per minute. एक मिनट में 120 बुलेट्स फायर कर रहा है. तो 120 बुलेट्स का जो चेंज इन मोमेंटम हुआ कितना समय में हुआ? 1 मिनट में हुआ.
मतलब 60 सेकंड में हुआ। चलिए सिंप्लीफाई करिए, कितना आ गया 0.1 into 40 is 4 into 2 is 8 न्यूटन। दिस इज द फोर्स ऑन बुलेट्स। बुलेट्स के ऊपर इतना फोर्स आया, दिया कौन? गॉन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन दी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये गॉन बुलेट के ऊपर 8 न्यूटन दिया है तो फोर्स ऑन गॉन कितना होगा? उतना ही तो होगा। द फोर्स ऑन गॉन इज आल्सो इक्वल टू 8 न्यूटन। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मैं निकाला 120 बुलेट्स का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, कितना समय में हुआ? 1 मिनट में हुआ। पर मिनट में 120 बुलेट्स फायर किया गया था, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम गिव्स यू द फोर्स। अगला क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर देखिए, बोथ ब्लॉक्स वेर पुश्ड टुवर्ड्स वॉल। ये ब्लॉक मास m का है, ये 2m का है, दोनों स्मूथ वाले दोनों लिखा नहीं है, चलो मानते हैं कि ये भी स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, दोनों स्मूथ फ्लोर है, दोनों स्मूथ है। ये दोनों एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, यू सी बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स आया, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन फोर्स आया। कुछ समय के बाद ये जाके वॉल को टकराएगा और ये भी जाके वॉल को टकराएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? Which one strikes the wall with greater momentum? कौन ज्यादा मोमेंटम में जाके मारेगा? तो हमें निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते किसका वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया है, सब कुछ आर्बिट्ररी हो जाएगा। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? अच्छा चलो देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर कि हाँ, कौन जोर से ज्यादा मोमेंटम में मारेगा? m और 2m। कौन ज्यादा मोमेंटम में मारेगा? m और 2m। आपको क्या लग रहा है? गेस करो। सर m। बालकिशन बोल रहा है m, आदित्य बोल रहा है m। बट लेट अस सी। मैं आपको गलत करार देने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। आप जानते हो कि जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज फोर्स इनटू टाइम, और दोनों बॉडी इनिशियली रेस्ट में थे, मतलब फाइनल मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। ये बात पे किसी को कोई शक नहीं है। तो दोनों किसी भी ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम, बिकॉज दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आया? सर बराबर फोर्स आया। किसके ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए आया? सोचो तो, 10 न्यूटन अगर m को पुश करेगा, 2m को पुश करेगा, कौन वॉल के पास जल्दी पहुंचेगा? m और 2m। m जल्दी पहुंच जाएगा, छोटा मास है, जोर से एक्सीलरेट करेगा, जल्दी पहुंचेगा। मतलब m के ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए आया कि 2m के ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए आया? 2m के ऊपर फोर्स ज्यादा समय के लिए आया। किसका फाइनल मोमेंटम ज्यादा होगा? 2m का। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? क्या समझ में आया दोनों को, दोनों चीज? यस। तो क्या लिखेंगे? m reaches the wall earlier, so force acts on 2m for more time, thus 2m strikes wall with more momentum। क्या मेरी कंसेप्ट समझ में आया? क्या ये चीज सबको समझ में आया? क्यों 2m ज्यादा मोमेंटम में मारेगा? सबको समझ में आया? यस। चलिए ठीक है। अगर समझ में आया, मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमाना चाहूंगा और आप बताओगे। क्या हुआ कि यहां पर कि एक वॉल था, सोच के बताना है आपको। यहां पर एक वॉल था, ठीक है, और यहां पर भी एक सिमिलर वॉल था, यहां पर भी एक सिमिलर वॉल था, ठीक है। एक बुलेट को यहां से फायर किया गया, एक बुलेट को यहां से फायर किया गया,
तो इधर से घुसा और निकला, फिर घुसा और फिर निकला, फाइनली बुलेट कम्स आउट ऑन द अदर साइड। ध्यान से देखना बेटा, ये फाइनली ये बुलेट घुस के निकल के चला गया और ये दोनों वाल का बराबर विड्थ थे, इसका जितना विड्थ है उसका भी उतना ही विड्थ है। ठीक है, ये यहां पे मान लो कि वेलोसिटी v1 था, यहाँ पे वेलोसिटी v2 था और यहाँ पे जब निकला v2 था तो v2 में घुसा हुआ है, इधर से जब निकला तब वेलोसिटी v3 था। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप अगर समझ पाए होगे तो कर लोगे, नहीं तो फिर वेट करोगे क्या हो रहा है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है इन फिगर शोन bullet passes through both walls. What is more? What is more? V1 minus V2 और V2 minus V3 कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3, बड़ा कौन छोटा कौन आपको बताना है। ठीक है, V1 माइनस V2 और V2 माइनस V3। अगर थोड़ा सा फंडामेंटली इसको सोचोगे तो V1 माइनस V2 का अगर m मल्टीप्लाई कर देंगे, mv1 माइनस mv2 is nothing but delta p in the first wall and this is the second wall. mv2 minus mv3 is delta p in the second। यहाँ पे पार करते करते चेंज इन मोमेंटम हुआ है डेल्टा p1, यहाँ पे पार करते करते चेंज इन मोमेंटम हुआ है डेल्टा p2। v1 माइनस v2 बड़ा है कि v2 माइनस v3 बड़ा है, मतलब डेल्टा p1 बड़ा है कि डेल्टा p2 बड़ा है कि नहीं? सोच के बताओ, जब ये बुलेट इसके अंदर से जा रहा था पक्का उसके ऊपर कुछ तो फोर्स आ रहा होगा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स, कुछ भी फोर्स आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर जब बुलेट जा रहा था तब भी उसके ऊपर वही फोर्स आ रहा होगा, दोनों ही केस में बराबर फोर्स आते हैं। फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम। कौन सा केस में बुलेट को पार करने के लिए ज्यादा समय लगा होगा, पहला केस में कि दूसरा केस में? पहला केस में स्पीड ज्यादा था, सटाक से निकल गया होगा, दूसरे केस में स्पीड कम हो गया था। आर यू गेटिंग? तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज मोर एट सेकेंड वाल। आप क्या कहोगे? फोर्स तो सेम है, फोर्स इंटू टाइम ज्यादा है, डेल्टा P2 इज मोर देन डेल्टा P1। क्या ये बात समझ में आ रहा है? डेल्टा P इज फोर्स इंटू टाइम, समझ में आ रहा है क्या? यस, implies डेल्टा P2 क्या है? V2 माइनस V3, V2 माइनस V3 इज ग्रेटर देन V1 माइनस V2। क्या बात समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes sir. Yes. ठीक है, बढ़िया है। You are able to follow। मेरा काम है आपके सामने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन प्रेजेंट करना, आपका काम है उसको ऑब्जर्व करना। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। I will wait for your answer. A car and a truck are moving with same momentum. If equal braking force is applied on them, which one will stop first? कोई कार और ट्रक दोनों बराबर मोमेंटम में जा रहे हैं, दोनों बराबर मोमेंटम में जा रहे हैं, दोनों के ऊपर बराबर ब्रेकिंग फोर्स लगाया गया, कौन पहले रुकेगा? स्टॉप, थोड़ा मैं लैंग्वेज में चेंज करता हूं, स्टॉप द अर्लीएस्ट, कौन पहले रुकेगा? Which one will stop the earliest? दोनों कार। सारा आंसर
आंसर बेकार। फिर सोचो, दोबारा सोचो, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लगाया गया है रोकने के लिए, इक्वल ब्रेकिंग फोर्स। अरे भैया इक्वल ब्रेकिंग फोर्स दियो, तुम इक्वल ब्रेकिंग फोर्स दियो, रुकेगा, रुकेगा मतलब इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या देखेंगे हम, कहेंगे डेल्टा पी फॉर कार ज्यादा है कि डेल्टा पी फॉर ट्रक ज्यादा है, बताओ तो किसके लिए डेल्टा पी ज्यादा है, कार के लिए कि ट्रक के लिए। अरे दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर था, दोनों का फाइनल मोमेंटम बराबर था, तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर नहीं हुआ क्या? Same, sir. यस, डेल्टा पी फॉर कार इज सेम एज डेल्टा पी फॉर ट्रक। फोर्स इनटू टाइम फॉर कार इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम फॉर ट्रक। अरे दोनों का ऊपर बराबर फोर्स दिया गया, क्या मतलब हुआ, कार जितना समय लेगा ट्रक उतने ही समय लेगा। Are you getting? They will take equal time to come to rest. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? As both are having same initial momentum, both are having same final momentum, both will have same change in momentum. Change in momentum is force into time. So for both, force into time is same. Both are having same force. तो obviously both will take same time. तो दोनों एक साथ रुकेंगे, एक जगह नहीं रुकेंगे, अलग अलग जगह पे रुकेंगे, एक साथ रुकेंगे। कितना, कौन आगे रुकेगा कौन पीछे रुकेगा, वो बात देखेंगे जब हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप देखोगे दोनों एक साथ रुकेंगे। व्हिच वन विल स्टॉप अर्लीएस्ट, तो क्या लिखेंगे, 10 बोथ स्टॉप एट सेम टाइम। क्या मेरी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है आपको? यही है न्यूटन्स लॉ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कार एंड ट्रक मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन स्ट्राइक टू ईच अदर, हुज चेंज इन मोमेंटम विल बी मोर। ये आंसर तो बताओ। इधर से कोई ट्रक आ रहा था बड़ा वाला, है ना, इधर से कोई छोटा सा नानो कार आ रहा था, ठीक है, ये नानो आया इधर से, दोनों पूरा फेस टू फेस टकराया, किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? अच्छा, हमें क्या पूछा गया है, किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भाई, इट इज फोर्स इनटू टाइम। किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा, ट्रक कार के ऊपर ज्यादा फोर्स देगा कि कार ट्रक के ऊपर ज्यादा फोर्स देगा? अरे भाई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स देंगे। कौन ज्यादा समय के लिए देगा, बराबर समय के लिए देंगे। So both apply equal and opposite force onto each other for equal time. That's why they undergo equal and opposite change in momentum है। तो नोट पॉइंट लिखवाया था, जब भी दो बॉडी कोलाइड करते हैं they exert equal and opposite forces onto each other for equal time. So they undergo equal and opposite change in momentum. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, as both experience equal and opposite force, equal and opposite force for same time. Both experience equal and opposite force for same time. Therefore they undergo equal and opposite change in momentum, opposite change in momentum। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of 6 kg was at rest. If a constant force of 10 Newton acts on it for 5 seconds, what will be its kinetic energy? ये क्वेश्चन तो आप करोगे, खुद करो। पहला क्वेश्चन,
ब्लॉक ऑफ 625/3 आया आपका आंसर। लेट मी चेक, मुझे तो आंसर मालूम नहीं है। ए ब्लॉक ऑफ 6 kg was at rest if a constant force of 10 Newton acts on it for 5 seconds, what will be its kinetic energy? अच्छा, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, रेस्ट में था, was at rest. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना था? 10 न्यूटन। कितने समय के लिए? कि 5 सेकंड के लिए। सो इट इज 10 इंटू 5 इज 50 न्यूटन सेकंड में ही लिखेंगे। चेंज इन मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लिखते हैं, इसको लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड। ओहो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? इट इज p²/2m, दैट इज 50 का स्क्वायर बाय 2 इंटू m। m कितना था? 6 kg। इट इज कमिंग आउट विथ 2500/12। Is it coming 625/3? Yes, this much joules. Correct. आप लोग बना दिए हो, बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, a block of 5 kg was at rest, the force acting on it uniformly increases from 4 Newton to 12 Newton in 8 seconds. What will be final kinetic energy of the block? ओहो, ठीक है, ठीक है, हम ये सारा क्वेश्चन को करेंगे। आज कुछ समय पार हो रहा है, यू मे बी इन ट्रबल। देख लेंगे हम लोग ये सारा क्वेश्चन को अगले क्लास, लेकिन अभी मैं क्विकली भेज दूंगा वीडियो को, आप लोग इसका नोट्स बना लेना। अगले क्लास न्यूटन सेकेंड लॉ खत्म, उसका अगले क्लास में विल स्टार्ट विथ न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑल टुगेदर विल टेक 2 classes। देन विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर, स्टार्ट हो जाएगा, विल गो विथ फॉर वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, है ना। हमें चैप्टर को आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, थोड़ा आप स्पीड बढ़ाओ। स्कूल को हाँ जी करते रहो, डोंट डिसअपॉइंट देम कि आप लोग कुछ नहीं करते हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। डोंट डिसअपॉइंट देम, हाँ जी करते करते अपना काम निकालते रहो, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहे और माँ बाप भी खुश रहे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।